हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल में कॉन्सेप्ट बिल्डर के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो देखिए, अ बॉडी इन अ flight under the influence of gravity without being propelled by any fuel is called projectile। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि बॉडी, प्रोजेक्टाइल किसको बोला गया है यहाँ पर, एक बॉडी को जो क्या कर रही है, एक मोशन कर रही है कहां पर, एटमॉस्फेयर के अंदर, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि इसको हमने किसी भी फ्यूल से प्रोपेल्ड नहीं किया। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल को फेंका। जब मैंने बॉल को स्टार्टिंग में फेंका तो फेंकने के बाद उसके ऊपर कोई फ्यूल एक्ट नहीं कर रहा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो उसका जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उस बॉडी को, उस बॉल को हम क्या बोलने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक स्टोन लिया हमने, उसको थ्रो किया तो वो भी क्या हो गया, देखो आपको प्रोजेक्टाइल हुआ। एक बुलेट को हमने फायर किया, देखिए जैसे बुलेट बाहर निकलेगी ना वो क्या करेगी, मोशन करेगी, और जैसे बुलेट बाहर निकल गई उसके बाद उसके ऊपर हमारी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी फ्यूल एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। नाउ एरोप्लेन की अगर हम बात करें, एरोप्लेन अगर मूव कर रहा है तो क्या उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे? क्या एटमॉस्फेयर के अंदर एरोप्लेन मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बट उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे बिकॉज एरोप्लेन इज प्रोपेल्ड बाय अ फ्यूल। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सिंपल एक ऐसी बॉडी जिसको हमने क्या करा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करा है, थ्रो किया है, जो कि क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर मूव कर रही है बिना किसी फ्यूल की मदद के। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। नाउ इसका जो मोशन होगा ना, इसका जो मोशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस पाथ को ये एक्वायर करती है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी क्या होगा, इसका पाथ, मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ दो तरह के हमारे पास प्रोजेक्टाइल होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आपकी छत पर खड़े हो, ठीक है, कुछ दूरी पर आपकी प्रेमिका का घर है, ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको एक चिट्ठी पहुंचानी। तो आपने क्या करा, एक पत्थर वत्थर लिया, उसमें बकायदा पेपर वेपर लगाया, प्रेम पत्र लिखा, और उसको आप क्या कर रहे हैं, सीधा फेंक रहे हैं। ऐसा कैसे कर रहे हैं, सीधा फेंक रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये उसकी छत पर चले जाएगा, लेकिन ये जो चिट्ठी वो छत पर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मान लीजिए आप यहाँ पर अपनी छत के ऊपर खड़े हैं, आपने क्या करा, सीधी डायरेक्शन में फेंका। आपने क्या करा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी प्रेमिका की छत है, तो आपने क्या करा, इसको सीधी डायरेक्शन में फेंका। आपने सोचा कि ये क्या करेगा, उसके घर तक जाएगा, लेकिन जब आपने इसको सीधी डायरेक्शन में फेंका तो ये जो ग्रेविटी है, जो नीचे ग्राउंड है, ग्रेविटी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो ये जो है वो सीधे ना जाते हुए क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा। तो अगर हम किसी एक सर्टेन हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट, वो जो आपका पत्र है वो आपका क्या प्रोजेक्टाइल है। तो अगर हम उसको एक सीधी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नाउ सेकंड क्या आएगा आपका, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, देखिए क्रिकेट में आपने देखा होगा, फील्डर बॉल पकड़ता है, उसके बाद ऐसे फेंकता है। तो जब एक बॉल को यहां से फील्डर ने उठाया और ऐसा फेंका, ठीक है, किसी एक एंगल पर, किसी एक हॉरिजॉन्टल के साथ, उसने क्या करा, किसी एक एंगल के ऊपर इसको थ्रो किया यू वेलोसिटी के साथ। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगा ना, ये क्या करेगा, देखो कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद वापस से क्या होगा, नीचे आएगा। तो ऐसे टाइप के प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इसका मोशन क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका क्या होगा यहाँ पर, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो दोनों केस में हमको क्या क्या निकालना है, ध्यान से समझिएगा। इस वाले केस में हमको सबसे पहले तो इस पाथ की इक्वेशन निकालना है कि पाथ कैसा बन रहा है, क्या ये पाथ स्ट्रेट है, क्या ये सर्कुलर है, क्या ये पैराबोलिक है, या एनी अदर फॉर्म। तो ये हमको फाइंड करना है। दूसरा हमको फाइंड करना है कि इसकी रेंज कितनी होगी, मतलब कि ये ग्राउंड पर कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा। ठीक है, और तीसरा हमको फाइंड करना है इसका टाइम, मतलब कि कितने टाइम तक ये हवा में रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम काम यहाँ पर, तीन चीजें हमको सेम यहाँ पर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हमको फाइंड करना होगी, जो क्या होगी, इसकी हाइट, कि मैक्सिमम किस हाइट तक ये जाने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोजेक्टाइल। नाउ हमको सबसे पहले देखना है क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और उसके लिए हमको क्या करना है, तीनों चीजों का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट से। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए हमको क्या निकालना है, इसकी पाथ की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको निकालना है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के लिए जो मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ किसी में भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर देखिए, जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो इसका दो टाइप से मोशन हो रहा है। एक तो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है, ठीक है, और साथ में ये क्या कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मैं यहाँ पर दिखता हूँ जो जो चीजें मुझे पता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या करा था, इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था यू वेलोसिटी से। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स की डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो गई, यू। एक्सेलरेशन कितना होगा एक्स की डायरेक्शन में,
एक बार जब हमने इसको फेंक दिया है तो हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहां लगेगा, वाई डायरेक्शन में। बट एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में ये जो बॉडी वो एक्सेलरेट नहीं हो रही, ये सिर्फ कहां होगी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, ठीक है। लेट्स से कि किसी एक टाइम इंस्टेंट t के ऊपर ये यहां पर p पॉइंट पर रीच करती है, और जब ये p पॉइंट पर रीच करती है तो लेट्स से कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो x होता है यहां पर, और इस डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हमने कितना लिया, y। मतलब कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर वो कितना हो गया यहां पर, लेट्स से x। सो नाउ यहां पर अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालना है, किस टाइम पर ये p पॉइंट पर के ऊपर होने वाला है। तो हमको पता है कि क्या होता है आपका s इज इक्वल टू sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ a t स्क्वायर, होता है यानी, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो sx की वैल्यू कितनी है, देखिए x, u की वैल्यू कितनी है, ux इज इक्वल टू u, टाइम की वैल्यू t प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका 0। तो यहां से अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, टाइम हमारे पास आ रहा है यहां पर u अपॉन में x, सिंपल x अपॉन में u, सॉरी टाइम की एक्सप्रेशन में देखिए कितना आ रहा है आपका x अपॉन में u। तो हमने जो हॉरिजॉन्टल मोशन था उससे क्या निकाला, टाइम। नाउ बात करते हैं इसके वर्टिकल मोशन की। तो जब हम इसके वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो आप देखिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो बताओ फटाफट कितना होगा, जल्दी, uy इज इक्वल टू कितना, 0, क्यों, क्योंकि हमने इसको x डायरेक्शन में थ्रो किया है, ठीक है। अगर ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, बट चूंकि हमने इसको x डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो इसका जो y वाला कंपोनेंट है वो कितना है यहां पर, 0। y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। अब y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना होगा, प्लस g या माइनस g। अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, अर्थ क्या कर रही है, इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो उस फोर्स की वजह से ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और उस फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है तो g क्या होगा आपका, पॉजिटिव, बिकॉज उसकी स्पीड क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ रही है। और अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो इसको g को हम क्या लेते हैं, माइनस g, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ay है वो किसके बराबर है, g है, और sy डिस्प्लेसमेंट जो उसको हमने क्या बोलते हैं, लेट्स से बार। तो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, देखिए सेकंड इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, sy इज इक्वल टू uy into t प्लस हाफ ay into t स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, देखिए जरा sy की वैल्यू कितनी है, y, uy कितना है भाई, uy तो 0 है ना, y डायरेक्शन में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। तो यहां पर uy को हमने 0 पुट करा, 0 into t हो गया 0, 1/2 a की वैल्यू कितनी है देखो g, तो ये हो गया g, t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी थी देखो x by u, तो यहां पर क्या हो गया x by u का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए आपको 1/2 g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताइए कि इस मोशन के लिए आपका g क्या है, कांस्टेंट है, और u भी क्या है, कांस्टेंट है। एक बार हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया तो उसका u यहां पर चेंज नहीं होगा, बिकॉज x डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो अगर मैं कहूं तो ये जो तीनों चारों फैक्टर है मेरे कांस्टेंट है, बचा क्या सिर्फ यहां पर x स्क्वायर। तो इन तीनों को हटाकर क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, चलेगा ना। अब ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। जब भी आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन हो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू ky स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन होती है आपकी पैराबोला की, ये इक्वेशन होती है आपकी पैराबोला की। इसका मतलब क्या है कि इसका जो पाथ होगा ना, इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कैसा होगा यहाँ पर, पैराबोलिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अगर मूव कर रहा है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी, सो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा यहाँ पर, पैराबोलिक। और यही चीज हमको प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में आती है। नाउ सेकंड चीज आती है हमको इसके लिए टाइम पीरियड निकालना है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा उसको देखते हैं। चलिए इसके टाइम की बात करते हैं हम। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इसको हमने h हाइट से फेंका था, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो y डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h, मतलब y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h। जब ये क्या करेगा, पूरी फ्लाइट को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। x डायरेक्शन में हमको नहीं पता, उसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो y डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, तो s ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया, h। और यहां से यहां तक के आने का जो टाइम है उसको हमने क्या बोलते हैं, कैपिटल T, दैट इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कितना था, g। तो नाउ इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। इक्वेशन क्या बोलती है, sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ a
टी स्क्वायर, सिंपल। एस वाई अगर एच है, एस वाई अगर एच है तो यू वाई हमारा कितना था, 0 टाइम कितना था कैपिटल टी प्लस हाफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, सिंपल है। देखिए ये वाला जो फैक्टर है ये आपका कितना हो गया, 0, बचा क्या, ये h। अब देखो मेरे को t निकालना है ना, मेरे को अगर t निकालना है तो इन दोनों टर्म को इधर ले लूं क्या, तो देखिए क्या होगा, 2 इधर आया तो ये हो गया आपका 2h, g आपका अपॉन में है, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका t स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ रहा है आपका 2h अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका अंडर रूट ऑफ h। अंडर रूट ऑफ h की क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन कितना हुआ, अंडर रूट 2h अपॉन में g। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में। नाउ नेक्स्ट चीज हमको जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि x डायरेक्शन में जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि यहां से फेंकने के बाद ये किस पॉइंट पर जाकर गिरेगा, इस कह लीजिए बिल्डिंग है, यहां से कितनी दूर ये जाकर गिरने वाला है, इसको हमको निकालना है। तो देखिए हमको क्या निकालना, हॉरिजॉन्टल आर। तो हॉरिजॉन्टल आर अगर निकालना है तो इसके लिए हमको कौन सा मोशन लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अगर मैं यहां पर टर्म्स लिखूं जो हमको पता है, तो एस एक्स कितना हो गया आपका आर, जिसको हमने क्या बोला हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम कितना लगेगा, देखो अगेन यहां से यहां तक जब ये आया तभी तो इसने आर डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो यहां पर टाइम कितना लगा इसको टी। यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यू, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में 0। नाउ सेम हम लगाते हैं यहां पर इक्वेशन, ठीक है, हम इक्वेशन लगाते हैं इसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं और जरा कैलकुलेट करते हैं कि हमारा आर कितना आ रहा है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, सिंपल है। एस एक्स की वैल्यू कितनी है, आर पुट करा, चलो कोई बात नहीं। फिर यू एक्स कितना है आपका यू, तो ये हमने पुट करा यू। टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल टी के बराबर, ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन 0 इंटू टी का स्क्वायर। नाउ आर इज इक्वल टू कितना आ गया, यू टाइम्स ऑफ टी, यू टाइम्स ऑफ टी, और टी की अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो टी इज इक्वल टू कितना है आपका अंडर रूट 2h अपॉन में जी, ठीक है। अभी अपन ने निकाला था, मिटा दिया उसको मैंने, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा आपका u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो देखिए आपका हॉरिजॉन्टल रेंज दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर डिपेंड करेगा, और h के ऊपर ही क्या करने वाला है आपका डिपेंड करने वाला है, ठीक है। एक लास्ट चीज और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए जब हमने इसको यहां से फेंका तो लेट्स से कि कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जब ये P पॉइंट पर होगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए ऑब्जेक्ट जो आपको वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी एडवांस हो रहा है, वर्टिकल में भी एडवांस हो रहा है। तो एक वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, एक इसकी कहां पर होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो लेट्स से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है vy, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वही हमारा क्या होगा इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। ट्रायंगल लॉ से हम इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, या पैरेललोग्राम से हम लगा सकते हैं इसको। यहां पर मान लेते हैं कि इसका जो एंगल बन रहा है किसके साथ, vx के साथ, वो कितना है आपका बीटा। तो हमको क्या निकालना है इस v की वैल्यू, उसके पहले हमको क्या निकालना है vx। देखिए vx क्या है आपका x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, और x डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन कितना है 0, और अगर x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 है तो v इज इक्वल टू कितना होता है u प्लस at। a अगर 0 है तो v इज इक्वल टू कितना होगा आपका u, मतलब कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी हर एक पॉइंट पर u। नाउ y डायरेक्शन में अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो vy इज इक्वल टू कितना uy प्लस ay इनटू t। uy कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है यहाँ पर 0, ay कितना है यहाँ पर g, तो ये कितना हो गया आपका vy इज इक्वल टू gt। नाउ अकॉर्डिंग टू दी रिजल्टेंट, अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमको पता है कि v इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म आती है आपकी vx vy cos थीटा, vx vy cos थीटा, बट यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90, और cos 90 कितना होता है 0, इसलिए ये टर्म यहाँ पर क्या होगी, हटेगी। मतलब कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। नाउ vx की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पर u, तो ये हो गया u स्क्वायर, vy की वैल्यू कितनी थी gt, तो यहाँ पर हमने पुट किया gt स्क्वायर। तो v का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, v की हमको डायरेक्शन बताना है, उसके लिए हमको क्या पता करना है, बीटा। तो बीटा पता करने के लिए देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर कंप्लीट करूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा आपका vy के बराबर, और यहाँ पर अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर vy अपॉन बेस vx।
तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका tan इनवर्स v y अपॉन में vx। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके, देखिए vy की वैल्यू कितनी थी अपनी gt और vx की वैल्यू कितनी थी u, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है tan बीटा। तो बड़ा ही आसान है प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करना। जब मैं अपनी स्टडीज करता था तो मुझे टॉपिक बड़ा ही टफ लगता था, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ दो डायरेक्शन में से मोशन को अप्लाई करना है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन देखना है, एक वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन देखना है, और उसी से हम इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को भी प्रूव करेंगे। उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को भी वैसे ही निकाला वर्टिकल वाली इक्वेशन को लगाकर, हमने रेंज को भी वैसे ही निकाला आपका हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगाकर, और फाइनली हमने क्या करा है यहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से सॉल्व किया है, वेक्टर का छोटा सा यहाँ पर हमने क्या करा है कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो ये प्रोजेक्टाइल पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मोशंस होते हैं जो क्या होते हैं आपके प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। मान लीजिए आप बैठे क्लास में, टीचर ने आपको पेन फेंका या एक चौक को आपकी तरफ फेंका, तो वो मोशन भी क्या होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बुलेट को अगर फायर किया तो वो भी क्या होगा आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिएगा हमें जब भी बुलेट को फायर किया जाता है ना, फॉर एग्जांपल मुझे किसी के सिर के ऊपर निशाना लगाना है, तो जब वो मैं उसको निशाना लगाऊंगा ना तो मैं सिर से थोड़ा सा उसको ऊपर रखूंगा। ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको पता है कि जब मैं इस तरह से इसको थ्रो करूंगा तो ये इस तरह से नीचे जाएगी बुलेट, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा एक क्वेश्चन आता है आपको एससी वर्मा के अंदर क्वेश्चन होता है बंदर वाला, जिसने सभी को परेशान किया है लगभग। तो बंदर वाला क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मान लीजिए कि एक बंदर जो है वो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, दूर से कोई बंदा वहां से क्या कर रहा है, उसको फायर कर रहा है, और वो जैसे ही फायर करता है ना वैसे ही उसकी आवाज निकलती, वो क्या करता है बंदर को टारगेट करके फायर करता है, ठीक है। अब जैसे ही वो फायर करता है उस बुलेट की आवाज से बंदर क्या करता है उस पेड़ से नीचे कूद जाता है, मतलब कि अपने हाथ को छोड़ देता है। तो क्वेश्चन होता है कि क्या वो गोली उसको लगेगी या नहीं लगेगी? तो गोली बिल्कुल लगेगी। क्यों लगेगी? देखिए यहाँ पर मान लीजिए बंदर था, ठीक है ना, यहाँ से किसी ने क्या करा, ये बंदर है यहाँ पर, यहाँ से किसी ने क्या करा बुलेट को फायर किया। अब जैसे इसने इसको छोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन ये जो बुलेट है ना ये भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही थी, ये क्या करेगी, इसको जाके हिट कर देगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि अपने आसपास कहां पर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कहां पर आपने इसके एप्लीकेशन को देखा है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया ही होगा डेफिनेटली, तभी आप यहाँ तक आए हैं, तो इसको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।